अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इब्तिदा है रब करीम के नाम से जो तमाम जहानों का ला शरीक मालिक व मुख्तार है। ऐ अल्लाह अपने आखिरी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन। और सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना ने एक और आलमी इवेंट को मुलतवी करा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को एक साल के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। अब ये मेगा इवेंट आइंदा साल खेला जाएगा। आलमी वबा कोरोना ने आलमी क्रिकेट काउंसिल ने अहम इजलास में फैसला किया है कि ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप अब आइंदा साल अक्टूबर-नवंबर में मुनक्किद होगा। इसी तरह 2022 में दूसरा T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला जाएगा। इसी तरह 2023 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ICC के मुताबिक इसकी मेजबानी भारत करेगा। ICC के मुताबिक ये फैसले कोरोना वबा की वजह से किए गए हैं। क्रिकेट की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि शायकीन क्रिकेट मुसलसल 3 साल 3 मेगा इवेंट को देख सकेंगे। इसी तरह ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2021 में खेला जाएगा। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि क्रिकेट के आलमी मुकाबले बिला खौफ मुनक्किद होने चाहिए। किसी भी किस्म के खतरे में खेलों की इवेंट का रिस्क लेना ICC की पॉलिसी नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि फैसला तमाम ममालिक के क्रिकेट बोर्ड हुकाम की बायमी मुशावरत से किया गया। और कोरोना की वजह से आलमी इवेंट मुलतवी हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा वकार हुसैन से। जी वकार हुसैन, आलमी वबा कोरोना ने एक और आलमी इवेंट को मुलतवी करा दिया। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर है कि चीन से जन्म लेने वाली बीमारी कोरोना वायरस की वजह से T20 वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया गया और ICC की जानिब से बकायदा तौर पर इसके मुलतवी होने का ऐलान भी कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक वर्ल्ड T20 इवेंट्स अब 2021 और 2022 में होंगे। 2021 और 2022 के वर्ल्ड T20 इवेंट्स के मेजबान का मुल्क का फिलहाल ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता शेड्यूल के मुताबिक 2021 का वर्ल्ड कप T20 भारत में होगा। भारत में होने वाले 2023 वर्ल्ड कप 4 अक्टूबर की तारीख को भी 6 माह आगे बढ़ा दिया गया है। अब 2023 का वर्ल्ड कप फरवरी मार्च की बजाय अक्टूबर और नवंबर में खेला जाएगा। IPL के मैचेस अक्टूबर नवंबर में करवाने का इंदिया दिया गया था भारत की जानिब से, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया जाएगा। इस IPL की वजह से कई इतलात सामने आती रही कि अक्टूबर और नवंबर में ये IPL होगा, जिसकी बाइस ये बकायदा तौर पर ICC के जानिब से ये भी इतलात आती रही कि कोरोना वायरस की वजह से ये सही। वकार हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को बताएं कि आलमी वबा कोरोना ने एक और आलमी इवेंट को मुलतवी करा दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को एक साल के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर लिया है। इसी पर तजिया ले लेते हैं स्पोर्ट एनालिस्ट इमरान उस्मानी साहब का। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। कोरोना की वजह से एक और आलमी इवेंट मुलतवी हुआ है, जबकि कोरोना की शिद्दत काफी हद तक कम होती जा रही है दुनिया में। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बड़ा ही अजीब है, क्योंकि ये फैसला अगर आज का होता तो फिर आप ये बात ना करते कि कोरोना की शिद्दत कम हो रही है, तो फैसला जो है कुछ दूसरा होना चाहिए था। बात दरअसल ये है कि ये जुलाई का महीना चल रहा है। मई के महीनों से ये खबरें आलमी मीडिया में चल रही थी और बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी जो है ना तकवीर के साथ चलवाई गई। और इंटरनेशनल T20 कप है और भारत की IPL ने उसकी जगह लेनी है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट इसमें सरगर्म था। 2 माह क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खेलने थी उसने दिया भारतीय बोर्ड में वापिस हुए। और सही, शुक्रिया इमरान उस्मानी साहब। सियासी मंजरनामे से आपको खबर दें कि ख्वाजा बरादरान केस इंसानियत की बदतरीन तस्लील है। सुप्रीम कोर्ट ने पैरागॉन हाउसिंग जमानत केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने कानून की धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं, कानून के खुलेआम खिलाफ वर्जी की। कानून और आइन का जायजा लेने के बावजूद ये राज में है कि ये मुकदमा कैसे बनाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत के तफसीली फैसले में कहा है, पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार, एहतराम, बर्दाश्त, शफाफियत और मसावात के असूलों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अदम बर्दाश्त, अकरबा परवरी, झूठे धौंस, खुदनुमाई तरजीहात बन चुकी है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए लिखा, नैब ने कानून की धज्जियां बिखेर कर रख दी हैं। कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी की, कानून और आइन का जायजा लेने के बावजूद ये राज में है कि ये मुकदमा कैसे बनाया गया। फैसले में करार दिया गया कि नैब कानून मुल्क में बेहतरी के बजाय मुखालफिन का बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब ऑर्डिनेंस अपने इजरा से ही इंतहाई मुतनाज़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा कि आज भी पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हुकूक नहीं मिल रहे हैं। हमारी निजात आजादी इजहार राय में है। जब तक हम जमहूरी इक़्तिदार का कल्चर पैदा नहीं करते, अमन का कयाम ख्वाब ही रहेगा। आला अदलिया ने तहरीरी फैसले में कहा कि जब तक हम जमहूरियत और आजादी की कदर नहीं करते, अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल नहीं कर सकते। आईनी अदालतें आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन हैं। तमाम महज़िब माशरों में मुजरिम करार देने के बाद ही सजा शुरू होती है। जब तक ट्रायल के बाद सजा न सुना दी जाए, मुल्जिम बेगुनाह तस्वुर होता है। ट्रायल से पहले या ट्रायल के दौरान सजा अजियत का बायस है। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत का ये फैसला जस्टिस मकबूल बाकिर ने तहरीर किया, जो 87 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सुप्रीम कोर्ट का पैरागॉन केस में फैसला नैब के खिलाफ चार्जशीट है। शहबाज शरीफ का कहना है, ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ केस नाम नहाद एहतसाब के खिलाफ फर्द जुर्म है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि पैरागॉन केस नैब का सियासी मुखालिफिन की बाजू मड़ोड़ने के लिए इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल है। ख्वाजा बिरादरान का हौसला, अज़्म व इस्तेकामत काबिल तहसीन है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत उज़्मा की जानिब से 19 जून के अबूरी फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी के 19 जून के अबूरी हुक्म को खत्म करे। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि FBI ने अहले खाना के खिलाफ कार्रवाई तफसीली फैसले से पहले ही शुरू कर दी। FBI की दरख्वास्त गुजार की रिहाइशगाह के बाहर नोटिस चिस्पा करना बदनीयती पर मबनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तदा की है कि हुकूमती तहरीरी दलाइल पर जवाब जमा कराने का मौका दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने भी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की है कि अदालत 19 जून के फैसले पर नजरसानी करते हुए अदालती हुक्म पर स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करते हुए इस्तदा की है कि फैसले का पैरा 3 से 11 तक खत्म किया जाए। दरख्वास्त पर फैसला होने तक मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद रोक दिया जाए। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर और कराची में होने वाली लोड शेडिंग की। तो कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के मामले पर होने वाले अथॉरिटी इजलास में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी टीम ने कराची में लोड शेडिंग पर रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी है। चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी की सरबराही में अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन नेपरा व दीगर मेंबरान भी शरीक हुए। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की। लाइसेंस के तहत के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली फराहमी की पाबंद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पावर प्लांट्स को तेल की अदम दस्तियाबी के सार्फिन जिम्मेदार नहीं है। डीजी मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट की सरबराही में नेपरा टीम ने 4 रोज तक इंक्वायरी की थी। अथॉरिटी इजलास में ओवर बिलिंग से मुतल्लिक गवर्नर सिंध का खत जेर गौर नहीं आया। नेपरा पहले ही गवर्नर सिंध के खत का जवाब दे चुकी है, जबकि इजलास में कहा गया कि गवर्नर सिंध को लिखा गया नेपरा का रीजनल ऑफिस कराची ये मामला देख रहा है। नेपरा के जराये का कहना है कि ओवर बिलिंग से मुतल्लिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन की 810 दरखास्तें मिली, 300 से ज्यादा दरखास्तें निपटा दी गई हैं, जबकि ओवर बिलिंग की शिकायत पर 576 सार्फिन को खत लिखे गए और ओवर बिलिंग की शिकायत पर 543 सार्फिन को फोन किए गए, जबकि 50 सार्फिन ने फोन नहीं उठाया। जराये का कहना है कि नेपरा टीम ने के इलेक्ट्रिक की बिजली पैदावार और लोड शेडिंग का डेटा हासिल किया और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन से भी मुलाकात की। अथॉरिटी रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। नेपरा रीजनल ऑफिस कराची ओवर बिलिंग की शिकायत हल कर रहा है। ओवर बिलिंग के मामले पर जरूरत पड़ी तो कोई इंक्वायरी कमेटी बनेगी।
शहर कायद में तलब में कमी के बावजूद बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी बेहाल हैं। हालिया बारिशों के बाद मौसम बेहतर हो गया। मौसम बेहतर होने की वजह से बिजली की तलब घटी, लेकिन इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट पर ही बरकरार है। शहरी कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक जानबूझकर लोड शेडिंग करता है। के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस और फर्नेस ऑयल फराम कर दिया गया। शहर का दर्जा हरारत भी कम हो गया, जिसकी वजह से बिजली की तलब में भी कमी हो गई। लेकिन शहर कायद में के इलेक्ट्रिक की हट दरमी बरकरार है, जो मुसलसल बिजली की लोड शेडिंग जारी रखे हुए हैं। मानसून की होने वाली बारिशों के बाद शहर का मौसम बेहतर हुआ तो बिजली की मजमूई तलब 2500 मेगावाट रह गई, जबकि रसद 1900 मेगावाट है। निजी पावर प्लांट से 300 जबकि नेशनल ग्रिड स्टेशन से 700 मेगावाट बिजली मिल रही है। और इस तरह शहर में बिजली की तलब और रसद में 600 मेगावाट का वही फर्क मौजूद है जो शदीद गर्मी के दौरान था, और उस वक्त बिजली की तलब 3000 मेगावाट से ज्यादा थी। शहर में दिन और रात के औकात में लोड शेडिंग करके शॉर्टफॉल पूरा किया जा रहा है। लोड शेडिंग वाले इलाकों में 8 से 9 घंटे बिजली बंद की जा रही है, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 4 घंटों के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। बारिश के बाद बिजली की सप्लाई में होने वाले फॉल्ट्स भी ताहाल बरकरार हैं, जिनके नाम पर भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल है। शहरी कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक जानबूझकर लोगों को बिजली से महरूम करता है। तलब में कमी के बावजूद भी वही लोड शेडिंग की जा रही है। 15-15 घंटे लाइट नहीं होती, कारोबार मुतासिर हो रहा है, और हम तो हुकूमत से भी अपील करते हैं कि के इलेक्ट्रिक को लगाम दें और इसको काबू करें। ये तो बिल्कुल ही आपे से बाहर हुई है। बिजली आ नहीं रही है, के इलेक्ट्रिक वाले पता नहीं इनको ठेके पे दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हुकूमत पैसे खा रही है, गरीबों का खून चूसे जा रही है। इमरान खान साहब को देखे ही जा रहे हैं, खाली सूखे दावे किए जा रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा। ये जितनी बिजली आज पैदा हुई है पाकिस्तान में आई है, ये फिर भी पिछली हुकूमत ने लाई है। इस हुकूमत ने क्या किया हमारे लिए? यार इधर लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, और जो है ना इधर घर पे भी लाइट नहीं होते, बाहर भी लाइट नहीं होते। अब घर पे जाओ तो उधर भी गर्मी होते है, बाहर आओ इधर भी गर्मी होते है। इस हुकूमत हमारा जीना हराम कर दिए, और इतना लोड शेडिंग है कि जो है ना गर्मी से जो है ना हमको बहुत तकलीफ है। शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी के बाद बिजली की तलब में वाज़े कमी आने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग सवालिया निशान है। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। कराची की लोड शेडिंग पर तो बात हो चुकी, अब बात कर लेते हैं कराची की सड़कों और गलियों की। तो कराची के अक्सर इलाकों की गलियों और सड़कों पर कचरा और सीवरेज का गंदा पानी जमा है, लेकिन नॉर्थ कराची की सूरत हाल दीगर इलाकों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ये इलाका है नॉर्थ कराची का, जहां की सड़कों पर सीवरेज का पानी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर लगने से इलाके में ताफुन फैल रहा है, जबकि गलियों में सीवरेज का पानी जमा है जो किसी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि सीवरेज का पानी और कचरे को ठिकाने लगाने के लिए यूनियन ऑफिस में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं करते हैं। कंप्लेंट यूसी में, ज़ाहिर कम यूसी में ही कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इस उम्र में कहाँ दौड़ेंगे? तो जो कुछ हमसे हो सकता है हम तो फेसबुक पर भी डालते हैं, व्हाट्सएप पर भी डालते हैं, और उनको भी एप्लीकेशन देते हैं। कंप्लेन किए हैं, कल भी लोगों को बुलाया, मगर बस तो कहते हैं हो जाएगा, लाइन डलेगी, फलाना होगा, होता कुछ नहीं। एप्लीकेशन भी दी है, यूसी ऑफिस भी गए, वहाँ भी एप्लीकेशन दी है, वसीम अख्तर जो है उनको भी एप्लीकेशन दी है, सबको एप्लीकेशन दी है, लेकिन यहाँ कुछ काम नहीं हुआ अभी तक। इलाका मकीनों का कहना था कि बुनियादी मसाइल हल न होने की वजह से इन्हें शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग अपनी दुकानें नहीं खोल पाते, क्योंकि खोलेंगे रास्ता जो थोड़ा बहुत बचा है ना, ये आने जाने वाले का ये भी खत्म हो जाएगा। ना हम दुकान खोल सकते हैं, ना कोई ग्राहक आ सकता है इधर, ना कुछ हो सकता है। और ये एक वक्त की नहीं है, ये समझ लो कि हर 10 दिन के बाद ये तालाब बनते हैं। भाई लोगों की लाइनें खराब हुई हुई हैं, जिसकी वजह से ये पानी है। मुश्किलात तुम्हारे सामने सब कुछ, ना गुजर सकते हो, ना आ सकते हो, ना जा सकते हो। लाइनें टूटी हुई हैं, गटर लाइन भरे में। यहाँ पानी भर जाता है तो ये कचरा उठा नहीं सकते सारे लोग। यहाँ तस्वीरें खींच के लेके गए लोग काफ़ी, लेकिन तस्वीर कोई एक्शन नहीं हुआ इस बात पे। और जहाँ रोड बनने गए वहाँ रोड नहीं बन रहे हैं, और जहाँ बनने गए वहाँ पे बन रहे हैं। आप देखें बल्दियाती इदारों और सूबाई हुकूमत का एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। दोनों इदारों की नाअहली और गैर संजीदगी का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सीवरेज का पानी और कचरे को जल्द से जल्द साफ करवा कर इनको परेशानी से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची।
और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, कौमी असेंबली में नून लीग और तहरीक इंसाफ के जानबाज आमने सामने आ गए। ऐवान ने लफ्जी गोलाबारी का भरपूर मुजाहिरा देखा। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ काबीना में बैठे हुए दोहरी शहरियत के हामिल अफराद की इस सरजमीन से वफादारी मशकूक है। दाल में कुछ काला है, निजकारी की आड़ में किसी को नवाजने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मजीद बोला कि कोशिश जारी रखी जाएगी। पीआईए को बयानात की वजह से तबाह कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब मुराद सईद शोला बयां हुए एक सियासतदान को जानता हूं जो जनरल जिया के जरिए वजीर बना। एक शख्स लंदन से आता है और इंतजार करता है। किसी ने कुर्सी देने की कमिटमेंट की थी। हमारी हुकूमत में पहली बार मुआवनीर खुसूसी मुशीरों ने असासे डिक्लेयर किए। आपसे भी मुतालबा है कि असासे और शहरियत डिक्लेयर करें। प्रोसेस को शफाफ रखें, कानून मौजूद है उस कानून को फॉलो करें। ड्यूल नेशनैलिटी वाले अपने क्रोनी, अपनी एटीएम जो है उनकी कमेटी ना बनाएं कि वो खुद प्रॉपर्टी ना खरीद लें, वो खुद रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। हम हक बजानब हैं ये शक करने पे कि देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस। दाल में कुछ काला है, किसी को ओबलाइज किया जा रहा है। यहां पे अभी बात कर रहे थे तो कि इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दें। खौफ और दुख इस चीज का स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। वजीर आजम इमरान खान से सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत की मुलाकात में पंजाब हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की गई। राजा बिशारत ने वजीर आजम को चौधरी बरादरान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। जराये के मुताबिक पंजाब में मुस्तकबिल में बड़ी सियासी तब्दीलियां भी जेर बहस आएंगी। जबकि दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दोहरी शहरियत वाले मुआविन खुसूसी की हिमायत में सामने आ गए। कहते हैं पाकिस्तान में दोहरी शहरियत वाला कोई भी ओहदा ले सकता है, सिर्फ सेनेट और कौमी असेंबली का रुकन बनने पर पाबंदी है। पिछले चंद रोज से एक बार फिर दोहरी शहरियत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। रवायात के मुताबिक हुकूमत से वाबस्ता अफराद ही के नाम गर्दिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मौजूद मावनीन और मशीरों की दोहरी शहरियत और बैरून मुल्क उनकी जायदादों की तफसीलात मंजरे आम पर आ चुकी हैं। दोहरी शहरियत और बैरून मुल्क असासों की तफसीलात लीक होने पर मुतल्लिका मावनीन और मशीरों की जानब से वजाहतें भी जारी की गई हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि असासे जाहिर करने की रवायत इमरान खान की हदायत पर पीटीआई ने डाली। कानून और आइन में दोहरी शहरियत की पाबंदी सिर्फ रुकन कौमी असम्बली और सेनेट के लिए है, दीगर किसी ओहदे से मुताल्लिक दोहरी शहरियत की पाबंदी नहीं। वजीर खारजा ने कहा कि मफादात के टकराव से बचने के लिए पीटीआई जैसी वाज़ेह पॉलिसी किसी ने नहीं अपनाई। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत अफजल होती है। अमूर सल्तनत के लिए मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन की भी जरूरत होती है। वजीर आजम भी 5 ऐसे ही मुशीर तैनात कर सकता है। गुज़िश्ता अदवार में भी मुशीरान रखे गए। इमरान खान ने भी कानून के मुताबिक मुशीरान टेक्नोक्रेट्स तैनात किए हैं। अपोजिशन की बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर आ गई। हुकूमत से निजात के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी सरगर्म हो गई। नून लीग की वफ्द के बिलावल भुट्टो से मुलाकात में ईद के बाद एपीसी बुलाने पर इत्तफाक हो गया। सियासत के शतरंज पर एक दफा फिर से बाजी सजने को तैयार। सियासी मोरे नई चालों के लिए पोजीशन संभालने लगे। हुकूमत की चालों का तोड़ करने के लिए अपोजिशन के प्यादे चाल चलने को तैयार हो गए। मुस्लिम लीग नून के 3 रुकनी वफद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। मुलाकात में ईद के बाद क़ियादत की सतह पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक हो गया। मुस्लिम लीगी वफद में एहसन इकबाल, अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर और हसन मुर्तजा भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि अपोजिशन के राब्ते काफी देर से जारी थे। आज की मुलाकात में ज्वाइंट अपोजिशन कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ है। ईद से कबल होमवर्क मुकम्मल कर लेंगे। ईद के बाद लीडरशिप की सतह पर एपीसी होगी। अपोजिशन की जमातें पहले भी आपस में कोऑर्डिनेशन करती हैं, लेकिन इसको और कोऑर्डिनेशन करके
ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت وہ لیجسلیشن جو عوام کی فلاح کے لیے ہو، عید سے قبل ہم اپنا سارا ہوم ورک کر لیں گے اور عید کے فوراً بعد لیڈرشپ لیول پہ جو اے پی سی ہوگی۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا عوام کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، اس حکومت سے ملک کو داخلی اور خارجی خطرات ہو سکتے ہیں۔ حزب اختلاف کی دو بڑی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اس حکومت کو ہٹانا عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہے۔ ملک کے مزدور، کسان اور نوجوان پریشان ہیں۔ 21ویں صدی میں کوئی ریاست اس تباہ حال معیشت کے ساتھ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ عوام کو بہتر معیار زندگی دینا تو دور کی بات ہے، دن بدن عوام کا معیار زندگی انحطاط کا شکار ہے۔ نون لیگی اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا یہ حکومت سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم نے مارشل لاؤ کا سامنا کیا ہے، نیب جتنا چاہے تشدد کر لے، ہم نے آمرو کا سامنا کیا ہے جو کسی قانون کو نہیں مانتے تھے۔ سی پیک سے ملک میں ترقی اور تعمیر کا انقلاب برپا ہوگا۔ پاک چین اقتصادی راہداری ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ چیئرمین سی پیک عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ ML1 منصوبہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچے گا اور شاہراہوں کا جال بچھے گا۔ سینیٹر شیر رحمان کی زیر صدارت سینٹ کی سی پیک کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ ML1 منصوبے کے تحت ریلوے کا ٹرانسمیشن سسٹم تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایکنیک نے $7.2 ارب کی لاگت کے ML1 منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ ریلوے کا ٹرانسپورٹ شیئر 4% سے بڑھ کر 20% ہو جائے گا۔ ریلوے انجینئرز کو روس، جرمنی اور برطانیہ سے مل کر تربیت دی جائے گی اور اس لائن ٹرین منصوبہ بھی جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ حویلیاں کے مقام پر بڑی ڈرائی پورٹ قائم کی جائے گی جہاں چین سے آنے والا سامان پہنچے گا۔ زراعت کو بھی سی پیک جوائنٹ ورکنگ گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ جی ٹی روڈ NHA کی ملکیت نہیں ہے۔ NHA زمین کا مالک نہیں تو لیز پر کیسے دے سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے پیٹرول پمپس کی لیز سے متعلق کیس میں ملک بھر میں جی ٹی روڈز کے اطراف دی گئی لیز کی تفصیلات طلب کر لیں۔ کورٹ میں پیٹرول پمپس کی لیز سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جی ٹی روڈ NHA کی ملکیت نہیں ہے۔ NHA زمین کا مالک نہیں تو لیز پر کیسے دے سکتا ہے؟ وکیل NHA نے کہا کہ سڑک کے اطراف 220 فٹ جگہ NHA کی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس میں کہا کہ NHA کو زمین سڑک کی تعمیر، مرمت اور توسیع کے لیے دی گئی۔ NHA کے قواعد قانون کے خلاف ہوئے تو کالعدم ہو جائیں گے۔ عدالت نے پیٹرول پمپس، ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کو دی گئی زمین کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے حکم دیا کہ بتایا جائے کس کو کن شرائط پر اور کب سے لیز دی گئی۔ عدالت نے تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے NHA کی جانب سے جاری تمام لائسنسوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ کیس کی سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سہرش خان، سچ نیوز، اسلام آباد۔ اب بات کریں گے آٹا چینی بحران کی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی، تو آٹا چینی اور پیٹرول کے بعد ایک اور بحران نے سر اٹھا لیا ہے۔ پنجاب کی کھلی منڈی میں گندم کی قیمتوں نے تمام ملک کے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ قیمتیں 2300 روپے سے تجاوز کر گئی ہیں۔ فلور مل مالکان گندم کی قلیل دستیابی کے باعث آٹے کی طلب پوری کرنے سے قاصر ہے، جس کے سبب اس کی قلت 50 سے 55% تک جا پہنچی ہے۔ سندھ کی جانب سے پنجاب جانے والی گندم پر پابندی کھلی منڈی میں مہنگی ہونے کی ایک وجہ بتائی جاتی ہے۔ بیوپاری گندم خریداری مہم اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی میں ناقص کارکردگی کو بحران کا سبب قرار دے رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کا تجربہ گندم خریداری مہم میں بری طرح ناکام رہا اور 45 لاکھ ٹن کا ہدف حاصل نہیں ہو سکا، جبکہ تمام اداروں اور ایجنسیوں سمیت صوبے بھر کی بیوروکریسی کو شامل کرنے کے باوجود صرف 80,000 ٹن گندم برآمد کی جا سکی۔ موجودہ صورتحال کی وجہ سے راولپنڈی میں گندم کی قیمت 2300 روپے، لاہور 2250، ہارون آباد 2200، رحیم یار خان 2150، پشاور 2200 اور کراچی میں 2030 روپے من رہی۔ سرکاری اور نجی گندم کی قیمتوں میں 800 روپے فی من کے فرق کے باعث بعض اضلاع میں سرکاری کوٹا کی گندم کی غیر قانونی خرید و فروخت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آٹے کی تھیلی کی دستیابی مقرر کردہ قیمتوں پر یقینی بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں اس معاملے میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सूबे भर में आटे की दस्तयाबी मुकर्रर करदा कीमतों पर यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। उस्मान बुज़दार की मार्केट में आटे की सप्लाई को बेहतर बनाने की हदायत। कहते हैं सूबाई प्राइस कंट्रोल कमेटी, महकमा खुराक और इंतजामिया आटे के थैले की मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम उठाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इदारों को खबरदार किया कि अवाम को हुकूमती नर्ख पर आटा थैले की दस्तयाबी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। आटे के थैले की सरकारी कीमत पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए। महकमा खुराक के हकाम और इंतजामी ऑफिसर्स फील्ड में निकले, मार्केटों में सूरत हाल का जायजा लें। पंजाब हुकूमत ने आटे की कीमतों में इस्तेकाम के लिए फ्लोर मिलों को कबल अज वक्त गंदुम का इजरा यकीनी बनाया है। इस हवाले से क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ किया जा चुका है, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रिपोर्ट भी तलब कर ली। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपको खबर दें तो इस्लामाबाद में भी महंगाई के वार जारी हैं। ईद कुर्बान से कबल हरे मसाले भी महंगाई की जद में आ गए। शहरी कहते हैं कि दुकानदार खुद साख्ता महंगाई करके गरीब आवाम का जीना दोभर कर रहे हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। सैरिश खान रिपोर्ट करेंगी। में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियां और फल तो महंगाई की जद में थे ही, हरे मसाले की कीमतों को भी पर लग गए। अदरक 480 रुपए फी किलो, लहसुन 200 रुपए फी किलो, टमाटर 140 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। एक दिन और होता है रेट, दूसरे दिन और रेट हो जाता है। 1 घंटे के बाद रेट चेंज हो जाते हैं ना। तुम्हें प्रेशर हो ही नहीं रहा ना कि नोटिस ले लें, अपनी कोई टीमें बनाएं, कोई देखें, मार्केटों में आके वो टीमें मुशाहिदा करें कि रेट किस रेट में दुकान से चीजें दे रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीबों का जीना माल हो चुका है। ठीक है, मुल्क को हालात भी ऐसे हैं और महंगाई हमारे बस से बाहर है। खाने पीने वाली चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि हमारी कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। साली सब्जियां, आप लहसुन का रेट पता कर लें, 250-300 रुपये किलो हो गया है। टमाटर 130-40 रुपये किलो से कम नहीं मिल रहा है, तो कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं है। टमाटर वगैरह ये तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जब बड़ी ईद आती है तो ये लोग स्टॉक कर लेते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी बुनियादी चीज़ें हैं जैसे चीनी वगैरह, आप उसको देखें कि वो चीनी का प्राइस कहाँ पे चली गई है। महंगाई के सताए अवाम कहते हैं कि ईद की आमद से कबल हरे मसालों की बढ़ती कीमतें तशवीशनाक हैं। ऐवानों में बैठने वाले अवाम के मसाइल से बेखबर दिखाई देते हैं। इस्लामाबाद में फल और सब्जियां तो महंगे थे ही, अब ईद की आमद से कबल हरे मसाले भी महंगाई की जद में हैं। महंगाई के सताए कहते हैं कि हुकूमत इस खुद साख्ता महंगाई का फौरी नोटिस ले और अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सहरिश खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान का इजलास कल कराची में होगा, जिसमें माह जुल्हज के चांद की रुयत का फैसला होगा। रुयत हिलाल कमेटी इजलास की सदारत चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने चंद रोज कबल ही कहा था कि ईद उल अजहा 31 जुलाई 2020 बरोज जुमा होगी। ईद कुर्बान करीब है। कराची में सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए लाए गए जानवर गलियों और मोहल्लों में आने के बाद रौनकें बढ़ चुकी हैं। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा अब्दुल कदीर राना। हाँ जी बिल्कुल, जूं जूं ईद उल अजहा का दिन करीब आ रहा है, कराची के अंदर भी ईद उल अजहा के हवाले से गहमा गहमी जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। अब जो मवेशी मंडी लगाई गई है कराची के अंदर सुपर हाईवे पर, वहां से जानवरों की अब शहर में आमद का सिलसिला शुरू हो गया है जोरों शोर से। कराची के तमाम ही इलाकों में हर गली के अंदर अब जो है ये कुर्बानी के जानवर जो है वो खड़े हुए दिखाई देते हैं, घरों मौजूद हैं। यहाँ पर भी अगर ये कैमरामैन फैजान दिखा सकता है, ये जानवर जो है लाए गए हैं। जो बच्चे हैं वो इंतहाई खुश हैं, जो है उनके जानवर आ गए हैं और मेरे साथ इन जानवरों के जो के साथ अटैच हैं बच्चे, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं, किस किस के जानवर आए? ये हमारे हैं और इनके हैं। अभी इनने खाना नहीं खाया, अभी हम इनको खाना खिलाएंगे और ना इनको ना फिर ना थोड़ा सा टहलाएंगे, फिर ना इनको बांधेंगे ना, फिर इन्हें ना फिर ये लोग ना प्लॉट में बांध देंगे, फिर हम भी सोने चलेंगे, ये लोग भी। ठीक है, और भी बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा आप बताएं बेटा, ये बच्ची है छोटी सी बड़ी प्यारी सी, बताए आपका जानवर आ गया? जी। अच्छा कौन से वाला है आपका? वाइट वाला। वाइट वाला है। अच्छा लगता है ये आपको? ये कोई और भी इससे भी अच्छा चाहिए आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या करेंगे आप इसके लिए? खाना खिलाऊंगी, घुमाऊंगी इसे। अच्छा आप घुमाएंगी? ये डर नहीं लगता आपको? लगता है।
अच्छा, थोड़ा थोड़ा लगता है। ये बच्चे मेरे साथ और भी बच्चे हैं, इनसे ही बात करते हैं। अच्छा आप बताएं बेटा, आपका भी ये जानवर इनमें? जी, इसमें से ब्लैक वाला हमारा है। इसमें शौक होता है हमें, 10 दिन पहले ले आए हम, शौक है हमें, और इनको अब इनकी देखभाल करेंगे, नहलाएंगे वगैरह, मज़ा आता है। फिर हमें बकरा ईद हमारे बहुत अच्छी ईद होती है। ठीक है, ये बच्चे हैं, इनके जानवर जो हैं आ गए हैं, इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। और ये बच्चे जो है जब तक ये सुन्नत इब्राहिमी पर अमल नहीं होता उस वक्त तक जो है इनके साथ अटैच रहेंगे, जानवरों की खिदमत भी करते हैं। पूरे कराची भर में एक ऐसा ही माहौल है। और जूं ईद का दिन करीब आता जा रहा है, जानवरों की तादाद जो है गली मोहल्लों में वो बढ़ती जाएगी और बच्चों में जो है खुशी की लहर दौड़ जाएगी। लेकिन वो बच्चे जिनके अभी जानवर नहीं आए वो थोड़े से मायूस जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें भी इंतजार है। जी सही, शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। कोरोना पर पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रग ट्रायल प्रोटेक्ट के इब्तदाई नताइज जारी कर दिए गए। जिन मरीजों को अद्वियात दी गई, इनकी सेहतयाबी की मजमूई शरह 73.1% रही। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि शहरियों को चाहिए कि वो मसाजिद के बजाय ईद उल अजहा की नमाज घर में अदा करें। डॉक्टर्स और तिबी अमला सुपरमैन हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीब के बाद खिताब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमला सुपरमैन है, जिन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। तमाम कोरोना शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। 3 चैलेंजेस हैं। मवेशी मंडियों का चैलेंजेस है, वहां पर हमें प्रोटोकॉल को, SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। ईद उल अजहा का चैलेंज है, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा SOP। और मुहर्रम हराम उस 10 दिनों में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर हमने अल्लाह के फजल करम से SOPs पे अमल कर लिया, अक्ल से काम लिया, मर्ज को सीरियस समझा के दोबारा आ सकती है, तो फिर इंशाअल्लाह आफ्टर दीज 3 इवेंट हम कह सकेंगे कि हमने पाकिस्तान में कोरोना को शिकस्त दे दी है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि कोरोना से बचाव के लिए ईद उल अजहा की नमाज घर में पढ़ लेनी चाहिए। हमारी शियती उलमाए कराम से मीटिंग हुई थी और उन्होंने वादा किया है कि हर तरह का जो मजालस होंगी या माम गाजा में होंगी या जुलूस निकलेंगे, उनमें जो सोशल डिस्टेंस है और दूसरे प्रोटोकॉल जो हैं उनको मद्देनजर जो है वो रखा जाएगा। इसी तरह ईद उल अजहा पे हमने उलमाए कराम को कहा है कि वो अपना सोशल डिस्टेंस जो है वो रखें। और बल्कि लोगों से मैं तो अपील भी करता हूं कि ईद नमाज ही पढ़नी है, 2 नफल पढ़ने हैं, घर में भी पढ़े जा सकते हैं। तो जितना भी अपने आप को आप कम एक्सपोज करेंगे, इतना आपके खानदान के लिए, आपके लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए बेहतर। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने कोरोना पर पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रग ट्रायल प्रोटेक्ट के तहत जिन मरीजों को अद्वियात दी गई, उनकी सेहतयाबी की मजमूई शरह 73.1% रही। रिकवरी रेट बाय एलोकेशन अगर आप देखें तो रैंडमाइज्ड में जिनको एक्टिव दवाई दी गई, उनमें आप ये देखेंगे कि ज्यादा रिकवरी हुई देन जिनको नहीं मिली। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तकरीब में शरीक सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं का कहना था कि हुकूमत की पॉलिसी है कि रिसर्च से बीमारियों पर काबू पाएंगे और मेरिट पर तैनाती से इदारों में तब्दीली लाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ अजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। और खेल के मैदान से अब आपको खबर दें तो 2018 में आज ही के दिन को क्रिकेटर फखर जमान ने यादगार बना दिया। उन्होंने आज के दिन जिम्बाब्वे के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई और नया एजाज अपने नाम किया। ये फखर जमान ही नहीं बल्कि किसी भी पाकिस्तानी की जानिब से एक रोजा क्रिकेट में बनाया गया सबसे ज्यादा स्कोर था। Didn't get all of it. That's through the gap. Has he got enough on it? Yes, he has. Brings up 100 here at Queen Sports Club in Bulawayo. Just 92 deliveries. Well, he's down the wicket, takes on the boundary. There we go, he's taken on the fielder, and he's won it this time. Oh, that's made a lovely sound again off the bat. फिल्म इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।